Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is what is controlling. कंट्रोलिंग होता क्या है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 17 है, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग। और आज हम देखेंगे व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग बेसिकली प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट का फंक्शन नंबर 4 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ये फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो कंट्रोलिंग को उर्दू में कहते हैं काबू करना या किसी पे इख्तियार करना, ठीक है। कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग वर्क परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग इज़ अ प्रोसेस, कंट्रोलिंग बेसिकली एक अमल है ऑफ मॉनिटरिंग, दूसरों पे निगरानी रखना, नज़र रखना, कंपेयरिंग आप मुवाजना करना एंड करेक्टिंग ठीक करना, वर्क परफॉर्मेंस काम की कारकर्दगी। कंट्रोलिंग बेसिकली एक अमल का नाम है जिसमें हम अपने एम्प्लॉय की काम पे निगरानी रखते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करते हैं पहले से और अब प्रेजेंट जो चल रही है उस हिसाब से, और करेक्ट करते हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंस को अगर उसमें कोई गलती आ रही हो। कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ मेकिंग श्योर दैट एक्शंस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल एंड द वर्क इज बीइंग परफॉर्म एज प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एज अ फंक्शन के तौर पे ये काम है जो इस बात को मेक श्योर करता है, इस बात की यकीन दहानी कराता है जो एक्शंस हैं एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो डायरेक्टेड हैं, इस तरह से हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल हैं उनको हासिल करने की तरफ लगे हुए हैं। मीन्स कि उनके एक्शन ऐसे होने चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल हैं उन्हीं को अचीव कर रहे हों, इस बात की यकीन दहानी दिलाना, मेक श्योर करना। और जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वो एज प्लान है जो मैनेजमेंट ने किया है। मीन्स की जो मनसूबाबंदी है वो ठीक तरह से चल रही है कि नहीं, इस बात की यकीन दिलाना ये कंट्रोलिंग हो जाता है, ठीक है। मैनेजर्स एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल और लोअर, नीड टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन टू कीप कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज़ इन देयर एरिया। जितने भी लेवल्स के मैनेजर हैं, चाहे वो टॉप लेवल हैं, मिडल लेवल हैं, लोअर लेवल हैं, तमाम को ये फंक्शन परफॉर्म करना होता है ताकि वो देख सके जो एक्टिविटीज़ उनके एरियाज़ में चल रही हैं, जो सरगर्मियाँ चल रही हैं वो ठीक से चल रही हैं कि नहीं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स को अपनी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, उनको अपने काम पे नज़र रखनी पड़ती है, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। मिडल मैनेजर्स को अपने काम करने होते हैं। लोअर जो लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं इनका डायरेक्ट ताल्लुक एम्प्लॉय और लेबर के साथ होता है, तो इनको उन पर नज़र रखनी होती है कि वो अपने काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आगे हम चलते हैं। इट इज़ अ फंक्शन दैट ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग बेसिकली फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये वो फंक्शन है जो मैनेजमेंट के साइकिल को वापस लेके आता है प्लानिंग की तरफ, ठीक है। Thus, controlling function act as the tool that help in finding out that how actual performance deviates from the standard and also finds the cause of deviation and attempt which are necessary to take corrective action. अब जो कंट्रोलिंग फंक्शन है ये बेसिकली एज अ टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक आप कह सकते हैं कि हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि फाइंडिंग आउट किया जाए, पता लगाया जाए कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो कैसे डिविएट हुई है, कब डिविएट हुई है और क्यों डिविएट हुई है। मीन्स के जो स्टैंडर्ड्स मेयार हमने बनाए हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करने हैं, ये इस तरह से परफॉर्मेंस हमारी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, ठीक है। फिर फाइंड आउट करते हैं कॉज ऑफ डेविएशन के, वो रीजंस क्या थी डेविएशन की, वो फाइंड आउट करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं कि हमें कौन से करेक्टिव एक्शन लेने हैं जो नेसेसरी हैं कि हम स्टैंडर्ड की तरफ, मेयार की तरफ वापस आ सकें। तो ये बेसिकली कंट्रोलिंग का फंक्शन है कि कंट्रोलिंग होती क्या है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is the control process or process of controlling। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 17 है, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग। और आज हम देखेंगे कंट्रोल प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, यानी कि कंट्रोलिंग का अमल जो है जो हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। कंट्रोल प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप एज शोन इन द फिगर। जो कंट्रोल प्रोसेस है, कंट्रोल का अमल है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि हमने मेंशन किए हैं इस तस्वीर के अंदर, आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टेप नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस,
Step 3, comparison of actual performance with standard. एंड स्टेप 4, corrective एक्शन इफ़ नेसेसरी। वन बाय वन हम इन तमाम स्टेप्स को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल हमारे पास है पड़ी। सबसे नंबर 1 है इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स कहते हैं मयार को, ठीक है, कि आप एक मयार रख रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि उस मयार पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है या एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो होनी चाहिए। अब इसको हम देख लेते हैं। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, दिस मीन्स सेटिंग अप ऑफ द टारगेट which needs to be achieved to meet organizational goal eventually। एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड का मतलब है कि हम टारगेट सेट कर रहे हैं जिनको अचीव करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उनको मीट कर सकें। मीन्स कि हम टारगेट बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उनको अचीव कर सकें, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, चाहे वो प्रॉफिट है कि कितना कमाना है कितना नहीं कमाना, वो सब जो है वो अचीव किया जा सके। स्टैंडर्ड्स इंडिकेट द क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, टारगेट्स बनाए जाते हैं, ये इंडिकेट करते हैं क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस, कारकर्दगी का तरीक़ाकार, ठीक है, कि किस टाइम तक कितना परफॉर्मेंस कारकर्दगी होनी चाहिए, किस तरह की कारकर्दगी होनी चाहिए कि एंड तक वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच कर जाए, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि 2 क्रिकेट टीम होती है, अगर एक क्रिकेट टीम पहले खेलती है तो टारगेट देती है 300 रन्स का, तो हमारा जो 300 रन टारगेट है दूसरी टीम के लिए वो स्टैंडर्ड है कि इतना बनाएंगे तो जीतेंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस समझी जाएगी कि अच्छी नहीं है। इसी तरह से स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आर कैटेगराइज एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। जो कंट्रोल स्टैंडर्ड जो हमने कैटेगराइज किए हैं वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, मिकदार के ऊपर भी हो सकते हैं, और क्वालिटेटिव मेयार के ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमने मेयार सेट किए हैं जो मिकदार की बुनियाद पे हैं, इनको एक्सप्रेस किया जाता है पैसों की बुनियाद पे, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट या पैसा हम कमा रहे हैं। एक हम टारगेट या स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि इस साल मुझे इतना मुनाफा कमाना है, तो वो अचीव करना होगा हमें। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ऑन द अदर है इंक्लूड इंटेंजिबल आइटम। जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं दूसरे हाथ पे वो इंटेंजिबल आइटम्स होते हैं। वो बेसिकली वो ऐसे आइटम हैं जिनका ताल्लुक पैसों से नहीं हो सकता, ठीक है। मीन्स के हो सकता है कि आप कस्टमर कैप्चर कर रहे हों या आपकी कंपनी की रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रहे हों, ठीक है। हमारे यहाँ कंपनी में रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने का मेयार बढ़ रहा हो, ठीक है, टाइम पे एम्प्लॉय आ रहे हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकती है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन हो सकती है। इस तरह के जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड होंगे वो क्वालिटेटिव कहलाएंगे और इसको हम पैसों से हम नहीं तोलते, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर 1 स्टेप हो गया, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स के हमें मेयार बनाने हैं जो हमने अचीव करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हम मैयर करें, पैमाइश करें अपनी जो असल कारकर्दगी है उसको। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय मेजर्स अगेंस्ट द टारगेट। अब जो हकीकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है कारकर्दगी एम्प्लॉय की, इसकी हम पैमाइश करते हैं अगेंस्ट द टारगेट, जो हमने टारगेट या स्टैंडर्ड बनाए हैं उसके मुखालिफ। वंस द टास्क इज़ कम्प्लीटेड, इट इज़ द जॉब ऑफ मैनेजर टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। जब एक टास्क कंप्लीट हो जाए एम्प्लॉय का, तो ये मैनेजर की जॉब होती है कि वो मेजर करे कि एम्प्लॉय की कारकर्दगी कैसी रही। द मैनेजर विल एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय एंड आस्क देम टू सबमिट देयर रिपोर्ट ऑफ वर्क। तो मैनेजर जो है वो एनालाइज करता है, ठीक है, वो जायज़ा लेता है परफॉर्मेंस का ईच एम्प्लॉय का और उनसे कहता है कि अपने काम की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं। विद द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मेजरमेंट परफॉर्मेंस बिकम डिफ़िकल्ट। जैसे जैसे मैनेजमेंट का लेवल अप जाता है तो परफॉर्मेंस को मेजर करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मीन्स कि जब आप टॉप लेवल्स मैनेजर्स पे जाते हैं तो उतना ही मुश्किल हो जाता है उनके काम की परफॉर्मेंस की यानी कि मेजर करना। अब मेजर करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना मीन्स के अब उसकी कारकर्दगी कैसी रही, टाइम पे काम पूरा कर पाया, काम पूरा करने के बाद क्या काम ठीक भी था या नहीं था, इन तमाम चीज़ों को मेजर किया जाता है। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो जाता है कंट्रोल प्रोसेस का या प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का। थर्ड स्टेप हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ये वही बात है कि अब हम अब मुआवजना करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के साथ। दिस कंपेयर द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। इस स्टेप में हम कंपेयर करते हैं जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस में और जो स्टैंडर्ड मेयार हमने सेट किए थे उसके अंदर कि अब क्या है। आफ्टर द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल रिपोर्ट, जब हम एक्चुअल रिपोर्ट की पैमाइश कर लेते हैं, उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, अब कंपेरिजन इज मेड between the actual performance and the pre-decided standard performance, and the difference is calculated between both the performance and the report is generated after the analysis of performance of all employees.
कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे और जो स्टैंडर्ड हमने पहले से डिसाइड कर रखे हैं परफॉर्मेंस के उनके दरमियान में, ठीक है। एंड द डिफरेंस इज कैलकुलेटेड, और डिफरेंस भी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बिटवीन बोथ परफॉर्मेंस के दरमियान में और जो रिपोर्ट जनरेट की है उसकी एनालिसिस की बुनियाद पे कि एम्प्लॉयज़ ने जो रिपोर्ट बनाई है और जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसमें फ़र्क कितना है, और इस बुनियाद पे फिर पैमाइश की जाती है और जो स्टेप लेने होते हैं फिर वो करेक्टिव एक्शन नेक्स्ट स्टेप में लिए जाते हैं। मीन्स के जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो परफॉर्मेंस है क्या वाकई उसको मैच कर रही है कि नहीं कर रही, और जो रिपोर्ट उसने सबमिट करवाई है उसमें जो बातें लिखी हैं वाकई उसके काम से मैच होती है कि नहीं हो रही। इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं और उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। फोर्थ स्टेप हमारे पास है टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ़ रिक्वायर्ड। अगर कोई करेक्टिव एक्शन चाहिए हमें तो वो हम लेंगे। अगर रिपोर्ट्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं वो अचीव नहीं हो रहे, तब फिर हमें करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। दिस स्टेप इज़ इनिशिएटेड बाय द मैनेजर हु करेक्ट्स एनी डिफेक्ट्स इन एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये जो स्टेप है ये इनिशिएट किया जाता है मैनेजर के थ्रू, जो करेक्ट करता है कोई भी डिफेक्ट आ रहा है एम्प्लॉय की असल कारकर्दगी के अंदर, तो उसमें फिर क्या करेक्टिव एक्शन लेके आने हैं। When the performance of each employee is analyzed and the difference between target given to them and the percentage of target achieved by them is observed, then required action are taken as per the policy of the company and the past performance of the employee. जब परफॉर्मेंस होती है ईच एम्प्लॉय की एनालाइज की जाती है और जो डिफरेंस बिटवीन द टारगेट है वो उनको दे दिया जाता है कि ये डिफरेंस है, या जो परसेंटेज टारगेट अचीव हुई है वो ऑब्जर्व कर दी जाती है, तो उसके बाद अब हमने एक्शन लेना होता है कि अब हमने एक्शन क्या लेना है। अभी जो एक्शन है कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ, क्या डिफरेंस आया है, ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंपनी पॉलिसीज़ की तय होता है कि अब उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बना रखी हैं, क्या वो एम्प्लॉय को सज़ा देंगे या पनिशमेंट देंगे या उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनकी पास परफॉर्मेंस देखते हुए उनको माफ़ कर देंगे, अगर पास में भी ऐसी परफॉर्मेंस रही है तो फिर निकाल देंगे, या क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए, या क्या डिसीजन में कोई गलती होगी, या स्टैंडर्ड बहुत हाई रख लिए, या हमारे पास एम्प्लॉय की गलती है, या हमारे पास जो मशीनरी है वो इस काम की नहीं है। तो डिफरेंट पॉलिसीज़ के तहत डिफरेंट सिनेरियो को देखते हुए जो मैनेजर है वो करेक्टिव एक्शन लेता है अगर ज़रूरत पड़ जाए। तो ये बेसिकली कंट्रोल का प्रोसेस है पड़ा। तो इसी कंट्रोल के बाद दोबारा से फिर प्लानिंग होती है, फिर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं और फिर से सब कुछ सेट किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप थे हमारे पास कंट्रोल प्रोसेस के। नंबर 1 हमारे पास एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, और टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ रिक्वायर्ड। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कंट्रोल प्रोसेस के बारे में। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Types of Control. ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 17 है, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग, और उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो आज हम कंट्रोल की इकसाम के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल। 3 तरह के हमारे पास टाइप्स हैं कंट्रोल की। नंबर 1 इज़ फीडबैक कंट्रोल, हम उसके बारे में देखते हैं। फीडबैक को बेसिकली कहा जाता है राय देना, कि जब भी कोई टास्क कंप्लीट हो जाए उस टास्क के बारे में राय लेना, सजेशन लेना, ठीक है, कि आपका उसके बारे में क्या कहना है, ठीक है। तो फीडबैक कंट्रोल के बारे में देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिनिश टास्क, assessing that information and improvising the same type of tasks in the future। अब ये जो फीडबैक कंट्रोल है बेसिकली एक प्रोसेस है, एक अमल है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, मालूमात अबाउट द फिनिश टास्क। एक ऐसा टास्क जो कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन है कलेक्ट करते हैं। असेसिंग डैट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं, जमा करते हैं, एवेलुएट करते हैं, तज्जिया करते हैं। जो इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक हमें जो ख़बर चाहिए होती है उसको हम एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं, एंड इम्प्रोवाइजिंग। और फिर हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं कि जब सेम टास्क हमें दोबारा करना होगा फ्यूचर में उसको बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है। जो मिस्टेक पहले अक्कड़ हो चुकी हैं अब वो दोबारा नहीं करनी, क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, अब इसको हम नेक्स्ट टाइम बेहतर तरीके से करेंगे। तो ये है फीडबैक कंट्रोल, कि आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद जितनी इन्फॉर्मेशन थी उस टास्क के हवाले से आपने वो कलेक्ट कर ली, और इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जब ये टास्क करेंगे इसको बेहतर तरीके से करेंगे। इम्प्रोवाइजिंग का मीनिंग होता है बेहतर बनाने वाला, ठीक है, कि आप एक चीज़ को पहले से बेहतर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फीडबैक कंट्रोल पहली टाइप्स होगी टाइप ऑफ कंट्रोल की। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्करेंट कंट्रोल।
इट इज़ आल्सो कॉल्ड रियल टाइम कंट्रोल। इसको रियल टाइम कंट्रोल ही कहा जाता है कि जिस टाइम प्रॉब्लम अकर हो रही हो उसी टाइम उस पर कंट्रोल करना, तो ये रियल टाइम कंट्रोल हो जाता है। इट चेक्स एनी प्रॉब्लम एंड एग्जामिन्स इट टू टेक एक्शन बिफोर एनी लॉस इज इनकर्ड। ये चेक करता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो अकर हुई है फिर उसको एग्जामिन करता है ताकि उसके बारे में एक्शन लिया जाए इससे पहले कि कंपनी को कोई नुकसान हो जाए या टास्क जो हम कर रहे हैं उसको कोई नुकसान हो जाए, उससे पहले ही हमें एक्शन लेना है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। एग्जाम्पल कंट्रोल चार्ट, इसकी एक मिसाल है कंट्रोल चार्ट। बेसिकली ये ग्राफिकल चार्ट होता है, मैं रीड भी कर देता हूँ। द कंट्रोल चार्ट इज़ अ ग्राफ यूज टू स्टडी हाउ अ प्रोसेस चेंज ओवर टाइम। ये ग्राफिकल चार्ट होता है जिसमें आपने एक पूरा प्रोसेस को एक ग्राफ पे बनाया हुआ होता है कि इस ड्यूरेशन के दौरान ये टास्क जो हैं हमारे, कोई भी टास्क है उसकी ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट इस टाइम के अंदर होने चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी डाइवर्ट कर जाएँ इस मीन के प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उस डिविएशन को, डाइवर्शन को हमने कंट्रोल करना है एट द स्पॉट कि इससे पहले कोई लॉस ज़्यादा हो जाए हमारे टास्क के लिए, हमारे काम के लिए। तो जब टास्क करते हुए प्रॉब्लम अराइज होगी उसी वक्त उसको कंट्रोल करना, ये कॉन्करेंट कंट्रोल कहलाता है। ये सेकंड टाइप है हमारे पास कंट्रोल की। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है प्रिडिक्टिव फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। प्रिडिक्शन यानी कि फोर्सी करना, फ्यूचर के प्रॉब्लम को पहले से आप जान लेना ताकि प्रॉब्लम अकर होने से पहले ही उसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल हेल्प टू फोर्सी प्रॉब्लम अहेड ऑफ अकरेंस। ये जो टाइप ऑफ कंट्रोल है ये मदद करती है हमें कि हम फोर्स ही कर सकें प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम को पहले से देख सकें उसकी अकरेंस से पहले। जैसे कि अगर हमें पता हो कि बारिशों का सीज़न कब होना है और कब तेज़ बारिशें होनी है जिससे फ्लड का खदशा हो सकता है, तो पहले से ही हम प्रिकॉशंस कर लें, जो भी हमें मेजरमेंट करनी है वो कर लें ताकि हम फ्लड के मसले से, प्रॉब्लम से बच सकें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम पहले से तैयारियाँ करके नहीं रखते, हम प्रॉब्लम को फोर्स ही नहीं करते, डैट इज़ वाई फिर इतने ज़्यादा इश्यूज़ बन जाते हैं। तो अगर पहले से ही हमने प्रॉब्लम को फोर्स ही किया होगा तो उसके लिए हम एक्शन ले सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देयरफॉर एक्शन कैन बी टेकन बिफोर सच सर्कमस्टेंसेस अराइज। तो इसलिए पहले से ही हम एक्शन कर सकते हैं, वो सरगर्मियाँ परफॉर्म कर सकते हैं जिससे जो सर्कमस्टांसेस हैं जो अराइज ही ना हो, मीन्स की जो मुश्किलात हैं, ऐसे मौके जो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं वो पैदा ही ना हो। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास प्रिडिक्टिव फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल है जो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। नंबर 1 हमारे पास फीडबैक कंट्रोल थी, ठीक है, टास्क कंप्लीट होने के बाद का कंट्रोल। नंबर 2 कॉन्करेंट कंट्रोल, रियल टाइम कंट्रोल, टास्क के दौरान जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कंट्रोल करना, ये कॉन्करेंट कंट्रोल कहलाता है। लास्ट हमारे पास है प्रिडिक्टिव या फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कि प्रॉब्लम अकरन होने से पहले ही उसको कंट्रोल करने की तैयारी कर लेना, ये प्रिडिक्टिव या फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है। आज छोटा सा लेक्चर था, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Importance of Controlling। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर 17 है, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग, और आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग की अहमियत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नंबर 1, कंट्रोलिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉय। जो कंट्रोलिंग है ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। कंट्रोलिंग डजंट मीन जस्ट गिविंग ऑर्डर टू द एम्प्लॉय, इट मीन्स दैट मैनेजर गाइड हिज एम्प्लॉय थ्रू आउट द प्रोसेस एंड प्रोवाइड help to them where they need। कंट्रोलिंग डजंट मीन जस्ट गिविंग ऑर्डर टू द एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग का जस्ट ये मतलब नहीं है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को हुक्म देने हैं, ऑर्डर्स देने हैं। इट्स मीन, इसका मतलब है दैट द मैनेजर्स गाइड्स हिज एम्प्लॉयज़, कि जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन उनको प्रोवाइड करता है, जो उनको इन्फॉर्मेशन या सजेशन चाहिए वो प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द प्रोसेस, जो भी उनके प्रोसेस है उनके दौरान, ठीक है, एंड प्रोवाइड हेल्प टू देम वेयर दे नीड, और उनको मदद फराम करता है जहाँ भी उनको मदद चाहिए। तो सिंपल इज़ दैट, कंट्रोलिंग का जस्ट ये मतलब नहीं है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देने हैं। इट्स मीन के मैनेजर नीड टू गाइड देयर एम्प्लॉय व्हेन एवर दे वांट हेल्प फ्रॉम द मैनेजर, मैनेजर को उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो कंट्रोलिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉय, ये नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हमारे पास है कंट्रोलिंग मेक्स द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग जो है, जो हमारे पास कंपनी के पास वसाइल होते हैं उसका जो इस्तेमाल है उसको मौसर बनाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट हेल्प इन द प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन।
मैनेजमेंट के अंदर जो कंट्रोलिंग का आप कह सकते हैं जो फंक्शन है वो मदद देता है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए। अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट एम्प्लॉई मेक द प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड आर केयरफुल वाइल यूजिंग देम। जब एक इन्वायरमेंट को, माहौल को कंट्रोल किया जाएगा, जब एम्प्लॉयज़ पे निगरानी रखी जाएगी, तो वो इन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं होगा कि वो आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो जब जैसे कि अगर एक बात की जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर टीचर स्टूडेंट्स पे निगरानी ना रखे पेपर के दौरान तो वो चीटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह अगर एम्प्लॉई पे नज़र ना रखी जाए तो वो वसाइल का गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा तो एम्प्लॉय ध्यान रखेगा कि उसको अपने रिसोर्सेज का जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 हमारे पास है कंट्रोलिंग मोटिवेट्स एम्प्लॉय एंड नंबर 2 कंट्रोलिंग मेक्स द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 3 हमारे पास है कंट्रोलिंग क्रिएट डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन में नज़्म ज़ब्त पैदा करता है, डिसिप्लिन पैदा करता है। हम इसके बारे में देख लेते हैं। अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक जो और अहमियत है हमारे पास कंट्रोलिंग की मैनेजमेंट के अंदर वो है डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नज़्म ज़ब्त होना, ठीक है, असूल वगैरह होना। पीपल टेंड टू बिकम केयरलेस इफ़ देयर एक्शंस आर नॉट कंट्रोल। लोग जो हैं वो केयरलेस हो जाते हैं, एहतियात नहीं करते अगर उनके एक्शंस को कंट्रोल ना किया जाए। एंड इफ़ दे नो डैट देयर इज़ नो बॉडी टू क्वेश्चन देम, अगर उनको पता हो कि कोई सवाल जवाब करने वाला ही नहीं है तब वो लापरवाही से काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो कंट्रोलिंग उन पर नज़र रखती है कि वो ठीक तरीके से काम करें। By controlling, management not only control the action of employee but also make sure that they do the maximum output can be obtained। अब कंट्रोलिंग का सिर्फ ये नहीं कि वो एम्प्लॉय के एक्शन को कंट्रोल करें, पर ये भी है कि मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम आउटपुट भी हमें निकाल के दें कि टाइम और रिसोर्सेज कम लगें और जो रिज़ल्ट हो वो उससे बेहतर आ सके। तो कंट्रोलिंग करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन बरकरार रहता है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि कौन सा हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है। कंट्रोलिंग इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन। कंट्रोलिंग जो है जो ताउन पैदा करता है एक्शंस के अंदर जो भी एम्प्लॉई वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद कोई है, एक और भी है हमारे पास, वो भी देख लेंगे। इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉई हु वर्क टुगेदर। हज़ारों या लाखों लोग होते हैं या 100 की तादाद में लोग होते हैं जो मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट वर्क इज़ गोइंग ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द सेम टाइम। मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एट द सेम टाइम, एक ही वक्त के अंदर। तो अब इतने सारे काम, जो इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो कि कंट्रोलिंग पैदा कर रही होती है। If there is no coordination between the employees of the organization, then they might end up losing a lot of resources, which may cause loss to the organization, then causing profit। अब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तमाम एम्प्लॉयज़ के अंदर, मीन्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट है, आईटी है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, ऑपरेशंस है, अगर इन तमाम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हो सकता है कि वो बहुत सारी रिसोर्सेज को लूज़अप कर दें, उनका गलत इस्तेमाल कर दें, टाइमली इस्तेमाल ना कर पाएँ, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होगा, ना कि प्रॉफिट। तो ये एक बड़ा एक इशू बन जाता है। दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी बन जाती है। Therefore, it is role of a management to coordinate the actions of employees who work in different departments, and there is a little communication between them। तो इसीलिए ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कोऑर्डिनेशन पैदा करे तमाम एम्प्लॉयज़ के एक्शन के बीच में कि ये काम अब आपने करना है, इसके बाद इस काम की ज़रूरत इस डिपार्टमेंट की है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ कह सकते हैं कि हम तमाम कोऑर्डिनेट करें और अपने एक्शंस को परफॉर्म करें। इनके दरमियान में कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि कोई भी जो इशू है वो पैदा ना हो और तमाम इशू को रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेशन करनी है तमाम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास कह सकते हैं कि अहमियत है कंट्रोलिंग की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोलिंग एड एंड इन अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंट्रोलिंग जो है ये मददगार साबित होती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। The owner of the business or top management has put their money in the business with the intention to make more money out of it। जो भी ओनर होता है बिज़नेस का, कारोबार का, या टॉप मैनेजर जो होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं बिज़नेस के अंदर और उनकी नीयत यही होती है, टेंशन यही होती है कि वो और ज़्यादा पैसा जनरेट करें, ठीक है। Therefore their primary goal is इन एवरी प्रोजेक्ट इज़ टू मेक मोर प्रॉफिट। तो उनका जो मेन गोल होता है तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जिनमें वो पैसा लगा रहे होते हैं कि वो मुनाफा कमाएं। एंड द मैनेजर एट द लोअर लेवल इज आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम परफॉर्मेंस।
और जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं तो वो जवाबदेह होते हैं कि उनकी जो टीम है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। Therefore, a manager always control the action of people working on his team by making the effective use of process of controlling। तो अब ये मैनेजर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कंट्रोल करे अपने लोगों के काम के एक्शंस को, ताकि बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो ये ज़रूरी हो जाता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स के लिए ख़ास तौर पे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के एक्शन को कंट्रोल करें, ताकि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो और जो टॉप मैनेजर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, उनको प्रॉफिट हो सके। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 जो थे इम्पोर्टेंट थी कंट्रोलिंग की। तो एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। नंबर 1 हमारे पास था कंट्रोलिंग मोटिवेट एम्प्लॉयज़ की हौसला अफजाई करता है कंट्रोलिंग। नंबर 2 कंट्रोलिंग मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मौसर इस्तेमाल बनाता है जो भी वसाइल या रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखी जाएगी तो वो केयरफुली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग क्रिएट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन, नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है जब आप अपने एम्प्लॉय पर निगरानी रखते हैं, उन पर सख्ती करते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट पैदा करते हैं, तो वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इंश्योर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन, डिफरेंट एम्प्लॉय डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करनी है, ये भी कंट्रोलिंग का काम है। और लास्ट जो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को गोल हासिल करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंट्रोलिंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Examples of Control in the Management। हम मिसालें देखेंगे कंट्रोल की मैनेजमेंट के अंदर। जैसे कि आप सबको पता है कि 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमारा आखिरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। तो हम अब एग्जांपल देखेंगे मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोल की, ठीक है। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट द एग्जांपल ऑफ वर्क दैट रिक्वायर कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। इस सेक्शन के अंदर हम लर्न करेंगे, हम सीखेंगे ऐसी मिसालें काम की जिनमें मैनेजमेंट का जो फंक्शन कंट्रोल है उसका इस्तेमाल हो रहा होगा। नंबर 1 हमारे पास है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कारकर्दगी के निज़ाम को चलाना, कारकर्दगी का इंतज़ाम करना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट इज़ अ रोल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का किरदार है टू असाइन अ टास्क टू एम्प्लॉय, कि वो अपने एम्प्लॉय को टास्क असाइन करें, यानी कि काम जो है वो उनको बताएं। एंड देन मेजर देयर परफॉर्मेंस, और फिर उनकी कारकर्दगी की जो है वो पैमाइश करें। By measuring the performance of each employee, management can know how about the efforts and the action of each employee, and using this information they can take important decision to give promotion or salary hike or bonus etc। अब जब उनकी परफॉर्मेंस मेजर की जाती है कि एम्प्लॉय की, उससे हमें नो हाउ हो जाती है उनकी कोशिशों के बारे में, उनकी एक्शंस के बारे में। तो इस इंफॉर्मेशन का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे फैसले कर सकते हैं कि किन एम्प्लॉय को प्रमोशन देनी है, किन की सैलरी बढ़ानी है, किन को बोनस देना है या किन की सैलरी कम करनी है। तो ये फैसले करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो हम परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे होते हैं थ्रू कंट्रोलिंग फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है पर मैनेजिंग फाइनेंस, पैसों को मैनेज करना। हर कारोबार, हर बिजनेस चलाने के लिए आपको फाइनेंस यानी कि माल की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो उसको मैनेज करना और फिर कंट्रोल करना, उसके बारे में हम देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है कि वो मैनेज करे फाइनेंस फॉर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, कारोबार को, तंजीम को पैसा चाहिए उसको मैनेज करे। They take important decision like how much funds should be allocated to particular project etc। इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं कि कितना फ़ंड यानी कि कितना चंदा चाहिए, कितना पैसा हमें एलोकेट करना है किसी खास प्रोजेक्ट के लिए। ये डिसीजन मैनेजमेंट कर रही होती है और इन सब चीज़ों पे कंट्रोल उनको करना होता है। दे आल्सो मेक श्योर दैट वेदर द प्रोजेक्ट वाज प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट एंड टेक करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंगली। अब इनको मेक श्योर करना होता है कि जो जिस प्रोजेक्ट पे हम पैसा लगा रहे हैं, जिस पे काम करने जा रहे हैं, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं, फिर उसके मुताबिक सही एक्शन लेने हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है मैनेजिंग फाइनेंस की, जो कि हम देख रहे हैं कंट्रोल इन मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरवाइजिंग पीपल, लोगों की सुपरवाइजिंग करना, निगरानी रखना, उन पर कंट्रोल करना, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि टीचर के लिए जिम्मेदारी होती है कि पेपर्स के दौरान स्टूडेंट्स पे सुपरविजन करें, ठीक है। इन्विजिलेटरिंग कर रहे होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं कि सब अपना पेपर खुद करें, चीटिंग वगैरह ना करें। इसी तरह सुपरवाइजिंग पीपल, द रोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज़
एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ देयर एम्प्लॉय। ये मैनेजमेंट का रोल है, उनका किरदार है कि वो सुपरवाइज करें जो भी एम्प्लॉयज़ का वर्क है, ताकि इंक्रीज हो सके प्रोडक्टिविटी, पैदावार में इजाफा हो और एम्प्लॉय मौसर तरीके से काम कर सकें। मैनेजर मेक श्योर दैट ऑल हिज एम्प्लॉय वर्क एट देयर ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड दे वर्क टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मैनेजर मेक श्योर करना होगा, उनको यकीन दहानी दिलानी होगी कि उसके तमाम एम्प्लॉई हैं ऑप्टिमम यानी कि मुकम्मल कैपेसिटी के साथ अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और वर्क अचीव कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है, ऐसा काम कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके। अब ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के जो भी उनकी परफॉर्मेंस और एक्शन है उनको कंट्रोल करें ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, एफिशिएंसी उनकी बढ़े और ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए जा सकें। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोलिंग रिस्क, खतरे को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है। मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज एंड एनालाइज द रिस्क इन्वॉल्व एट एन अर्ली स्टेज एंड टेक प्रिकॉशनरी स्टेप टू अवॉइड देम और टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट। अब ख़तरा तो बिज़नेस में रिस्क तो होता ही है, ठीक है। समटाइम हम ऐसे प्रोडक्ट्स में या ऐसी प्रोडक्ट बनाने में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो चल भी सकती हैं, नहीं भी चल सकती, कस्टमर पे डिपेंड कर रहा होता है कि उनको पसंद आती है कि नहीं आती, तो ख़तरा तो है। और ख़तरा हमें हमारे डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि तब्दील होते रहते हैं, जो कारोबार के लिए ख़तरा बनते हैं, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस का बढ़ जाना, कम हो जाना, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का चेंज हो जाना, ठीक है, क्लाइमेट का चेंज हो जाना, ये डिफरेंट रिस्क होते हैं जो हर बिज़नेस को होते हैं। अब ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये रिस्क को आइडेंटिफाई करे, उनको एनालाइज करे, जायज़ा करे और फिर जो भी अर्ली स्टेज पे प्रिकॉशंस लेनी है, एहतियातें करनी है वो करे ताकि जो ख़तरे का इम्पैक्ट है वो कम से कम हो। तो यानी कि ख़तरे को कंट्रोल करना भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि मैनेजमेंट ने करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री कहते हैं लिस्ट ऑफ आइटम, ठीक है, जो कि कंपनी में पड़े होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल की शक्ल में हो, चाहे वो फिनिश गुड की शक्ल में हो, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस की शक्ल में हो। इन्वेंट्री की 3 शक्लें होती हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री को मैनेज करना, द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इन्वेंट्री सो डैट देयर इज नेवर अ शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ सप्लाई एंड एवरीथिंग वर्क्स विदाउट ट्रबल। अब ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको कंट्रोल करना है इन्वेंट्री को, ठीक है, कि जो उनको शॉर्टेज ना हो या सरप्लस ना हो सप्लाई की। मीन्स कि अगर सपोज करो कि कंपनी की प्रोडक्ट बनाती है, लाइक शूज़ बनाती है, तो शूज़ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए तो वो उनके पास होना चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा हो कि पड़ा ख़राब ना हो जाए, ना कम हो कि जब बनाने की ज़रूरत हो तो रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। लाइक अगर फूड कंपनी है, बर्गर्स बनाती है, तो वेजिटेबल चिकन का टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो वो कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो एक्सपायरी ना हो जाए, ठीक है। तो तमाम चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए ताकि जो सब चीज़ें हैं वो विदाउट ट्रबल के पूरी हो जाएँ, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारे पास एक एग्जाम्पल है पड़ी कंट्रोलिंग मैनेजमेंट की। लास्ट हमारे पास है इंश्योरिंग क्वालिटी, ठीक है, मयार को बरकरार रखना, ठीक है। द कंट्रोल इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर क्वालिटी। अब कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि क्वालिटी है जो इंश्योर रहे हमेशा हमारी। सम ऑर्गेनाइजेशन आर नोन फॉर देयर क्वालिटी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि सैमसंग है, आईफोन है, ठीक है, ये डिफरेंट है, KFC है, मैकडोनल्ड है, अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। देयरफॉर इन सच ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द मैनेजर डज एवरीथिंग टू कीप अप विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड। मैनेजर को सब कुछ करना पड़ता है अपने क्वालिटी के मेयार को, स्टैंडर्ड को ऊपर रखने के लिए, तो चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी ताकि जो क्वालिटी है वो कंपनी की अच्छी रहे। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी कंट्रोल की मैनेजमेंट के अंदर, और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे इख्तिताम पे पहुंचता है, एंड होता है। स्लाइड्स का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।